तो हेलो दोस्तों। तो ज्ञानदीप जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो ये डेली टेस्ट सीरीज का 50 एमसीक्यू क्वेश्चन लाए हैं जो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, रेलवे एसएससी अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण, जिसमें भी जीके जीएस प्रश्न पूछा जाता है उसके लिए महत्वपूर्ण होगा। इसका पीडीएफ आपको ज्ञानदीप जीएस एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप लोग पहले इसको बना लीजिएगा, उसके बाद वीडियो से आंसर मिला लीजिएगा आप कितना स्कोर कर पाते हैं। तो जीके जीएस से संबंधित जितना भी कंपटीशन एग्जाम है जिस पूछा जाता है उसमें प्रश्न, उस सब के लिए ये डेली टेस्ट सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये डेली टेस्ट सीरीज प्रत्येक दिन हम 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू और इसके बाद एक्स्ट्रा फैक्ट का पीडीएफ भी आपको उसी के साथ उपलब्ध करा देते हैं। तो ये आपको पीडीएफ ज्ञानदीप जीएस एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आप बनाना चाहते हैं तो पहले बना लीजिएगा पीडीएफ से, उसके बाद जो है आप फिर वीडियो से आंसर इसका मिला लीजिएगा आप कितना स्कोर कर पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में है, प्रश्न नंबर 1 में है, भारत में प्रथम पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। प्रश्न नंबर 1 में भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रथम पुर्तगाली वायसराय हो जाएगा आपको फ्रांसीसी द अल्मोडा। इसका कार्यकाल है 1505 से 1509। अब दूसरा पुर्तगाली वायसराय हो जाएगा फ्रांसिस द अल्बुकर्क। इसका कार्यकाल हो जाएगा आपको 1509 से 1515, 1509 से 1515। फ्रांसीसी द अल्मोडा ब्लू वाटर पॉलिसी को फ्रांसीसी द अल्मोडा ने लागू किया था, ब्लू वाटर पॉलिसी। और ब्लू वाटर पॉलिसी को समाप्त किसने किया? फ्रांसीसी द अल्बुकर्क। फ्रांसीसी द अल्बुकर्क ब्लू वाटर पॉलिसी को समाप्त किया। नीनो डी कूनो जो है पुर्तगाली वायसराय ही था। इसका कार्यकाल हो जाएगा आपको 1529 से 1535। इन्होंने नीनो डी कूनो ने गोवा को राजधानी बनाया था। नीनो डी कूनो ने गोवा को राजधानी बनाया था। वास्को डी गामा आपको हो जाएगा प्रथम पुर्तगाली यात्री जिन्होंने भारत की यात्रा कराया था। ये 17 मई 1498 ईस्वी को भारत के केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। 17 मई 1498 ईस्वी को यह प्रथम पुर्तगाली यात्री था। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित पेशवाओं को उनके कालक्रम के अनुसार आरोही क्रम में सजाएं। आरोही क्रम का कहने का एगो होता है अवरोही क्रम, एगो होता है आरोही क्रम। एक होता है आरोही क्रम, दूसरा होता है अवरोही क्रम। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसको थोड़ा सा ट्रिक से याद रखिए। अवरोही क्रम हो गया। देखिए आरोही में आ रहा है, बड़ा अक्षर है, इसमें ओ आ रहा है। ओ आ में पहले कौन आता है? ओ आता है। तो ओ पहले आया तो इसका मतलब घटते क्रम हो जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे? घटते क्रम में। ओ आ में पहले आ आता है, पहले ओ आया तो घटते क्रम, बाद में आया, आ बड़ा है तो इसको क्या कहते हैं? बढ़ते क्रम। अब बढ़ते क्रम कैसे होगा? पहले सबसे छोटा होगा, उसके बाद उससे बड़ा होगा, तब उसके बाद उससे बड़ा होगा। ये छोटा से बड़ा की ओर जाएंगे बढ़ते क्रम में। घटते क्रम में
पहले सबसे बड़ा बड़ा, उसके बाद फिर उसके उसके छोटा, यानी घटते क्रम में सबसे पहले बड़ा को लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा को, फिर उसके बाद उसके छोटा को। और बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटका को, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा। तो आरोही क्रम है बढ़ते क्रम, तो हमको सबसे पहले सबसे छोटका को लिखना है, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा। तो देखिए बालाजी विश्वनाथ है। बालाजी विश्वनाथ का कार्यकाल हो जाएगा 1713 से 1720। 1713 से 1720। बाजीराव प्रथम है, बाजीराव प्रथम का हो जाएगा 20 से 40। बाजीराव प्रथम का हो जाएगा 1720 से 1740। अब बाजीराव है, बाजीराव का कार्यकाल हो जाएगा आपको, बाजीराव का कार्यकाल हो जाएगा 1740 से 1760। 1740 से 1760। और माधवराव प्रथम का हो जाएगा आपको 1760 से 1771। तो आपको बढ़ते क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम। तो सबसे पहले छोटका, सबसे पहले कौन है, 1 नंबर, उसके बाद 2 नंबर, उसके बाद 3 नंबर, उसके बाद 4 नंबर। 1 2 3 4, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न है लेब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा कहाँ एक दूसरे से मिलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आप लोग जब विश्व का मानचित्र देखिएगा तो उसमें उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर ये दोनों धारा मिलती है। उत्तरी अमेरिका का जो है, उत्तरी अमेरिका के कुछ शहर है लेब्राडोर, वहाँ से और गल्फ स्ट्रीम दोनों एक दूसरे से उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के पास जाकर के मिलता है। ये आपको विश्व मैप देखिएगा तो वहाँ से आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, खिरगिज। खिरगिज कहाँ पड़ता है? मध्य एशिया में। खिरगिज कहाँ का है? मध्य एशिया का। खिरगिज मध्य एशिया में हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में है नियंत्रण बोर्ड के सदस्य तथा कर्मचारी के वेतन भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था किस एक्ट में की गई? किस एक्ट में किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ये है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी के बारे में बोल रहा है। इसमें नियंत्रण बोर्ड ने को भारतीय राजस्व कर्मचारी को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था किस एक्ट के तहत किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1793 के चार्टर एक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्न राज्यों का सृजन 1960 के बाद हुआ, इन्हें उनके उनके गठन के आरोही फिर आ गया ना, ये देखिए बड़ा वाला है ओ आ बड़ा हुआ क्या हो जाएगा? बढ़ते क्रम में आपको क्या लिखना है? सबसे पहले छोटका को, उसके बाद उससे बड़ा को। तो बढ़ते क्रम में सजाना है। तो देखिए हरियाणा, नागालैंड का स्थापना हुआ 1963 में। सिक्किम का हो गया आपको, सिक्किम का पहले हरियाणा का देखिए, हरियाणा का हो गया आपको 1966 में। 1966। और उसके बाद सिक्किम का हो जाएगा, सिक्किम का आपको हो जाएगा 1975। सिक्किम का स्थापना कब हुआ? 1975 में। मेघालय का स्थापना कब हुआ? 1972 में। मेघालय का स्थापना 1972 में हुआ। तो यहाँ से आप मिलाइए। तो अब बढ़ते क्रम में क्या होगा? सबसे पहले छोटका होगा। सबसे पहले कौन है छोटा? नागालैंड 1963। 3-1-4-2 ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
उसके बाद देख लीजिए कुछ राज्य है जो उसका स्थापना कब हुआ है, तो उनको एक बार देख लीजिए, जो महत्वपूर्ण है। सारे राज्य को एक जगह याद करने में आसान रहेगा। देखिए 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 14 राज्य, भारत में कितना राज्य बनाए थे? भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश था। 1956 की बात कर रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेश था 1956 में। 1960 में 15वां राज्य के रूप में गुजरात, 15वां राज्य के रूप में गुजरात का स्थापना हुआ। 15वां राज्य कौन बना? गुजरात। 1960 के बाद हो जाएगा 1963 हो जाएगा आपको 16वें राज्य के रूप में नागालैंड का स्थापना हुआ। 16वें राज्य के रूप में नागालैंड का स्थापना हुआ। नागालैंड का स्थापना हुआ। 1966 में हो जाएगा 17वें राज्य के रूप में, यही हो जाएगा 1966 में 17वें राज्य के रूप में हरियाणा को, हरियाणा का गठन हुआ। 1966 हो गया। उसके बाद हो जाएगा 1971 में 18वां राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश को दर्जा दिया गया। 18वें राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश को लिख देते हैं HP, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया। 1972 में 3 राज्य को दर्जा दिया गया। 1972 में 3 राज्य। 1972 में कितने राज्य को? 19वां, 20वां और 21वें राज्य के रूप में मेघालय हो जाएगा, मणिपुर, त्रिपुरा, इतना हो गया। उसके बाद देखिए और इधर लिख देते हैं 1975 में 21 हो गया। 22वें राज्य के रूप में किसको दिया गया मान्यता? सिक्किम को। उसके बाद हो जाएगा 1987 में फिर 3 राज्य को मान्यता दिया गया। 23वां, 24वां, 25वां के रूप में मान्यता दिया गया। ये हो जाएगा आपको मिजोरम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। यानी पूछा जाता है 25वां राज्य कौन है? गोवा। 25वां राज्य के रूप में गोवा को दिया गया। 1987 में हो गया। उसके बाद 26वां राज्य, पहले इतना देख लीजिए, उसके बाद इसको मिटा देते हैं, फिर से लिखते हैं। फिर से देखिए कहाँ तक हो गया था? 25 तक हो गया था। उसके बाद देखते हैं 26वां राज्य के रूप में 1 नवंबर की बात है, 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। 27वां राज्य के रूप में 9 नवंबर को 2000 ईस्वी को उत्तराखंड का गठन हुआ। और 28वां राज्य के रूप में
15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड का गठन हुआ। झारखंड का गठन हुआ और 29वें राज्य के रूप में 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ। अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में। तो देखिए 2000 ईस्वी में 3 राज्य का गठन हुआ। देखिए 3 राज्य का गठन 1972 में हुआ था 3 राज्य का। फिर 1987 में हुआ था 3 राज्य का गठन, 3 राज्य का गठन हुआ था। फिर 1987 में 3 राज्य का गठन हुआ और फिर 2000 ईस्वी में 3 राज्य का गठन हुआ। यानी 1972, 1987 और 2000 ईस्वी में 3 राज्य का गठन हुआ। 1956 में 14 राज्य था। 1960 में गुजरात, 1963 में नागालैंड, 1966 में हरियाणा, 1971 में हिमाचल प्रदेश, 1972 में 3 राज्य था मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, 1975 में सिक्किम 22वें राज्य के रूप में, 1987 में 3 राज्य मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा और 2000 ईस्वी में फिर 3 राज्य का गठन हुआ छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड और 2014 में 1 राज्य का गठन हुआ। अब वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर था 6। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में है, क्वेश्चन नंबर 7 में है सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य ह्रास कैसा किया जाता है? कैसे किया जाता है यानी ज्ञात कैसे किया जाता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है सकल उत्पाद का? इसमें देखिए ऑप्शन नंबर बी, ए और ऑप्शन नंबर डी सेम ही है। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी सेम है। इसमें एनएनपी है ना, यहाँ पर आप इसको कर लीजिए एनडीपी, इस एन की जगह एनडीपी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी मिसप्रिंट हो गया, दोनों सही नहीं हो, एक ही लिखा गया, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। और क्वेश्चन नंबर आप देखिए 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में है मिड डे मील कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था? 8वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा 1992 से 1997। 8वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा 1992 से 1997 और 9वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा 1997 से 5 साल जोड़ दीजिए 2002। 7वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा, इसमें से 5 घटा दे 1985 से 85 87 से 92, 87 से 92। ये हो जाएगा आपको 82 से 87। छठी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा 80 से 85 और ये 85 से हो जाएगा 90। सॉरी 7वीं हो जाएगा 85 से 90। सॉरी 7वीं हो जाएगा 85 से 90। ये 2 साल बीच में 8वीं पंचवर्षीय योजना रूलिंग प्लान चला था 90 से 97। हो जाएगा बीच में 2 साल अथी था, योजना अवकाश था, इसीलिए बीच में 2 साल गैप है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में एक बार फिर से सुन लीजिएगा, थोड़ा सा मिस हो गया था। छठी पंचवर्षीय हो जाएगा 80 से 85। 7वीं हो जाएगा 85 से 90। 8वीं हो जाएगा 90 से 92।
और 9वीं हो जाएगा 97 से 92 से 97 हो जाएगा, और 9वीं हो जाएगा 97 से 2002। बीच में 91, 90 से 91 और 91 से 92 बीच में अवकाश है 2 साल का। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है, क्वेश्चन नंबर 9 में है बिहार के किस जिले की नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 10 में है दक्षिण बिहार में प्रवाहित होने वाली गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? दक्षिण बिहार में प्रवाहित होने वाली गंगा की सबसे सहायक नदी कौन सी है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 में है कर्मनाशा, ऑप्शन नंबर बी में है फल्गु, ऑप्शन नंबर सी में है सोन, ऑप्शन नंबर डी में है सकरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोन नदी। सोन नदी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 में है अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में राज्य के विजेता खिलाड़ी और प्रशिक्षकों को खेल पुरस्कार देने के लिए किस राज्य ने राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना शुरू किया? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, बिहार। अपना बिहार ही शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 12 में है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए प्रबंधन निर्देशक एमडी और सीईओ कौन बने? इसका सही आंसर हो जाएगा 12 का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, रोहित जावा। रोहित जावा। किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह से ही पाचन शुरू हो जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन का पाचन आमाशय से होता है। क्वेश्चन नंबर 14 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफेद होते हैं? किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफेद होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, विटामिन बी3। विटामिन बी3। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। नियासिन। नियासिन हो जाएगा विटामिन बी3 का रासायनिक नाम। विटामिन डी का रासायनिक नाम हो जाएगा आपको कैल्सीफेरोल। विटामिन ई का टेकोफेरोल। विटामिन ए का रेटिनोल। रेटिनोल। विटामिन ई का हो जाएगा रासायनिक नाम। विटामिन डी का टेकोफेरोल। विटामिन ई का हो जाएगा आपको विटामिन ई का रासायनिक नाम विटामिन डी का हो जाएगा कैल्सीफेरोल। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को वक्ता केंद्र एवं दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं? वक्ता केंद्र और दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वक्ता त्रिज्या। वक्ता त्रिज्या। देखिए उत्तल दर्पण में 6 स्थिति बनती है और 6 स्थिति को एक बार देख लीजिए चित्र के माध्यम से जो आपको याद रहे। उत्तल दर्पण के बारे में 6 स्थिति जो बनता है उसको एक लेन समझ लीजिए। उत्तल दर्पण में 6 स्थिति बनता है, इसके बारे में देख लीजिए। ये हो गया उत्तल दर्पण, इधर से पेंट किया होगा। उत्तल दर्पण में 6 स्थिति बनती है। ये हो गया इसका ध्रुव, ये हो गया एफ, ये हो गया सी, इधर मान लीजिए अनंत। जब अनंत पर प्रतिबिंब रखा रहता है तो उसका प्रतिबिंब बनता है आपको फोकस पर। जब अनंत पर होगा तो
अनंत पर होगा तो इसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, अनंत पर प्रतिबिंब होगा तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर। जब अनंत और वक्ता केंद्र के बीच होगा तो इसका प्रतिबिंब बनेगा आपको फोकस और वक्ता केंद्र के बीच। जब वक्ता केंद्र पर होगा तो इसका प्रतिबिंब वक्ता केंद्र पर ही बनेगा। और जब वक्ता केंद्र और फोकस के बीच होगा तो इसका प्रतिबिंब वक्ता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। जब प्रतिबिंब फोकस पर होगा तो इसका प्रतिबिंब आपको अनंत पर बनेगा। जब फोकस और ध्रुव के बीच होगा प्रतिबिंब तब इसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा, लंबा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, दर्पण से बड़ा बनेगा। तो इसमें 5 स्थिति तो ऐसे जब अनंत पर होगा तो फोकस पर, अब फोकस पर होगा तो अनंत पर, और जब अनंत और वक्ता केंद्र के बीच होगा तो केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। और जब फोकस और वक्ता केंद्र के बीच होगा तो वक्ता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। वक्ता केंद्र पर होगा तो वक्ता केंद्र पर ही बनेगा। तो इधर से 5 स्थिति कन्फर्म है कि जब फोकस पर होगा तो अनंत बनेगा, अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। जब अनंत पर होगा तो फोकस पर, एक दूसरा का उल्टा है। इसी तरह से और जब एक स्थिति होता है जब ध्रुव और फोकस के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक वस्तु से बड़ा बनता है। चलिए आगे को बढ़ते हैं। आगे को चलते हैं। आगे क्वेश्चन में 15 नंबर हो गया। 16 नंबर में कहा है मंदन। मंदन क्या है? मंदन क्या है? मंदन हो जाएगा ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। 17 में है घूर्णीय गति में कोणीय संवेग में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है। देखिए कोणीय संवेग में सूत्र बराबर होगा, कोणीय संवेग में सूत्र बराबर हो जाएगा जड़त आघूर्ण गुना कोणीय वेग, गुना कोणीय वेग। इसमें देखिए जड़त आघूर्ण आ रहा है तो घूर्णन गति में कोणीय संवेग में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होगा। तो कोणीय संवेग में देखिए जड़त आघूर्ण और कोणीय वेग आ रहा है तो इसमें देखिए जड़त आघूर्ण सूत्र में आ रहा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जड़त आघूर्ण। एक वास्तविक गैस को दाब के प्रयोग द्वारा द्रवित किया जा सकता है जब उसका तापमान होता है, जब उसका तापमान, एक वास्तविक गैस को दाब के प्रयोग द्वारा द्रवित यानी भरा जाता है। कब? जब उसका ताप क्रांतिक ताप होता है। जब उसका ताप मिनिमम होगा और तो भरा जाएगा यानी क्रांतिक ताप इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी भी गैस को भरने के लिए लो हाई प्रेशर क्या होगा? हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। किसी भी गैस को भरने के लिए हाई प्रेशर यानी प्रेशर जितना अधिक होगा और टेम्परेचर जितना कम होगा उतना आसानी से गैस भरा जाएगा। इसीलिए क्रांतिक ताप वो न्यूनतम ताप होता है। 19 नंबर में है सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2 को। धुआं क्या होता है? 19 नंबर क्वेश्चन में है धुआं किसके साथ होगा? धुआं हो जाएगा आपको धुआं हो जाएगा गैस में परिक्षिप्त ठोस। धुआं हो जाएगा गैस में परिक्षिप्त ठोस। और बी में क्या है? जेल है। जेल हो जाएगा, जेल का हो जाएगा ठोस में परिक्षिप्त द्रव। और इमल्सन होगा, इमल्सन का हो गया द्रव में परिक्षिप्त द्रव, इमल्सन। फोम हो जाएगा द्रव में परिक्षिप्त गैस। तो इस तरह से मिलाइए 4 2 3 1 4 2 3 1 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? यानी कहने का मतलब है एक कोशिकीय कोशिकांग यानी
एक कोशिका का कौन सा कोशिकांग है जिसमें डीएनए होता है? एक उसके में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, केंद्रकीय में होता है और हरित लवक में होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका भी कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका भी कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, हरित लवक, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफर पुरस्कार के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको इसका ऑप्शन नंबर बी, शिप्रा दास को, शिप्रा दास को। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में है 9 मार्च 2023 को नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको रामचंद्र पेडोल को। क्वेश्चन नंबर 13 है चिश्ती सिले के किस सूफी को चिराग ए देहलवी यानी दिल्ली का दीपक, चिराग ए देहलवी यानी दिल्ली का दीपक कहा जाता है? दिल्ली का दीपक किस सुल्तान को कहा जाता है? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया का ही शीर्ष था अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना भारत में किसने किया? मोइनुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया। अब मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में है। और निजामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली में हो जाएगा। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ पर है? दिल्ली में है। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है यूरोपीय व्यापारी कंपनी और उसका मुख्यालय, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ था? इसका पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय गोवा में था। ब्रिटिश इंडिया कंपनी का मुख्यालय कोलकाता में था। डच का मुख्यालय नागपट्टनम हो जाएगा, नेपापट्टनम लिखा है, यहाँ हो जाएगा नागपट्टनम, 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 नागपट्टनम हो जाएगा। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की पुदुचेरी में थी। 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण मिलता है? अशोक का विवरण किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महावंश, महावंश एवं दीपवंश। इन दो में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण मिलता है। बौद्ध धर्म से संबंधित ही ग्रंथ है दीपवंश और महावंश। 26 में निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्व को नहीं जोड़ा गया था? नहीं जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में सही आंसर हो जाएगा आपको, क्वेश्चन नंबर 26 में सही आंसर हो जाएगा आपको सभी नागरिक के लिए समान आचार संहिता। 42वां संविधान संशोधन जो हुआ इसको मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है। इसके तहत संविधान के लगभग हर एक भाग में संशोधन कुछ न कुछ हुआ। तो देखिए पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण है यह है 48 के क में, 48 के क में है, 48 के क में है, 48 के क में पर्यावरण संरक्षण है। इसको भी जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन के तहत ही। अब हो जाएगा समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक कानूनी सहायता, ये हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 39 के क। इसको भी 42वां संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया। उद्योग के प्रबंध में श्रमिक की भागीदारी, यह हो जाएगा अनुच्छेद 43 का क। इसको भी 42वां संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया। और ये जो है सभी नागरिक के लिए समान आचार संहिता, ये हो जाएगा अनुच्छेद 44 जो है सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता है, ये 42वां संविधान संशोधन के तहत नहीं जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए किस परिस्थिति में राष्ट्रीय अध्यादेश जारी नहीं कर सकते, यानी किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी तब करते हैं, राष्ट्रपति का अध्यादेश को आप अस्थायी कानून भी बोल सकते हैं। अध्यादेश को अस्थायी कानून, वो अस्थायी कानून, वो अस्थायी कानून मतलब ये अस्थायी कानून मतलब
यह कानून अस्थायी रूप से नहीं है, यह मैक्सिमम 6 माह के लिए लागू रहता है। ये कानून राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जो जारी किया जाता है वो 6 माह के लिए वैध होता है। वो अस्थायी कानून हो गया। तो वो अस्थायी कानून उस स्थिति में जारी करता है जब संसद जो है ना सत्र में न हो। तो उस स्थिति में राष्ट्रपति कोई कानून बना देते हैं। जब संसद सत्र में आते हैं तो 6 सप्ताह के अंदर कोई कानून बनाना होता है, नहीं तो वह कानून स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं और मैक्सिमम 6 माह तक लागू रह सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर 1 में है जब केवल राज्यसभा का सत्र हो। ऑप्शन नंबर बी में है केवल लोकसभा का सत्र हो। ऑप्शन नंबर सी में दोनों का सत्र में हो। ऑप्शन नंबर डी में है जब दोनों सत्र में ना हो। तो अध्यादेश उस स्थिति में जारी करता है जब संसद का सत्र न चलता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 28 में है दी गई पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर दिशा में सही अनुक्रम क्या है। देखिए सतमाला पहाड़ी है ना, दक्षिण से उत्तर, आपको दक्षिण से उत्तर की ओर चलना है। दक्षिण से उत्तर में देख लीजिए सतमाला हो गया, आपको सतमाला हो जाएगा महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में हो जाएगा। कैमूर हो जाएगा बिहार में, नागा हो जाएगा नागालैंड में, और पीर पंजाल हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। तो दक्षिण से उत्तर की ओर चलना है तो पहले आ जाएगा महाराष्ट्र, फिर आ जाएगा आपको महाराष्ट्र के बाद बिहार आ जाना चाहिए, महाराष्ट्र के बाद बिहार आ जाएगा, उसके बाद नागालैंड आ जाएगा, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर आ जाएगा। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 2 4 3। कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु के दौरान त्वरित झंझाओं के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं। कर्नाटक में ग्रीष्म काल यानी मानसून से पूर्व जो वर्षा होता है गर्मी के समय में, उससे कर्नाटक में क्या कहा जाता है। कर्नाटक में उसको कहा जाता है चेरी ब्लॉसम। चेरी ब्लॉसम ऑप्शन नंबर सी डी हो जाएगा इसका सही आंसर, चेरी ब्लॉसम। काल वैसाखी आपको पश्चिम बंगाल उत्तर भारत में बोला जाता है। टो सावर आपको टी सावर होगा, टी सावर हो जाएगा आपको असम में बोला जाता है। और मैंग्रोव सावर प्रायद्वीपीय भारत के आंतरिक हिस्सा में जो होता है बरसात, उसको मैंग्रोव सावर कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत के आंतरिक हिस्सा में जो मानसून से पूर्व वर्षा होता है उसे मैंग्रोव सावर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 में है केंद्र सरकार की समस्त वित्तीय संसाधनों को क्या कहा जाता है। केंद्र सरकार के समस्त वित्तीय संसाधनों को क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सार्वजनिक वित्त। क्वेश्चन नंबर 31 है 100 से ज्यादा चीतों का हस्तांतरण के लिए भारत में किस देश के साथ समझौता किया। इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। भारत में शुरुआती दौर में जो 5 को चीता आया था वो आया था नामीबियासी, लेकिन यहाँ पर है 100 से ज्यादा चीतों का हस्तांतरण, 100 से ज्यादा चीता जो भविष्य में आएगा वो कहाँ से आएगा, दक्षिण अफ्रीका से। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 32 में है भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल निर्माण फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई। 32 का सही आंसर आपको हो जाएगा उत्तराखंड। क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। 33 में देखिए शुक्राणु और अंडाणु के संयोग से कौन सी प्रक्रिया युग्मनज नामक एक संरचना के निर्माण के परिणामित होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लैंगिक प्रजनन के द्वारा। 34 नंबर क्वेश्चन में है उस ग्रंथि का नाम बताएं जो अंतःस्रावी ग्रंथि के कार्य को नियंत्रित करती है। अंतःस्रावी ग्रंथि के कार्य को नियंत्रित करती है, इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। यह दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है। पर सबसे छोटी ग्रंथि हो जाएगा पिनियल ग्रंथि, दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि। इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 में है किसी पादप के परों का प्रकाश की ओर झुक जाना किससे संबंधित है। किसी पादप के परों का प्रकाश की ओर झुक जाना इसको कहते हैं धनात्मक प्रकाशानुवर्तन। धनात्मक प्रकाशानुवर्तन। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे
क्वेश्चन नंबर 36 में है, उजला कशिश या सफेद थोथा होता है। सफेद थोथा एगो देखिए उजला, यहाँ सफेद थोथा हो गया, एगो होता है नीला थोथा, एगो होता है हरा थोथा। हरा थोथा, इसमें तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। सफेद थोथा तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट को सफेद थोथा कहा जाता है। नीला थोथा कहा जाता है, नीला थोथा CuSO4 को CuSO4 इंटू 5H2O। हरा थोथा कहा जाता है फेरस सल्फेट को FeSO4 इंटू 7H2O। और जिंक इसका हो जाएगा ZnSO4 इंटू 7H2O। देखिए नीला है, नीला को आप क्या बोल सकते हैं, नीला का इंग्लिश होता है बी होता है नीला। नीला आप इसे याद रखिएगा बी। तो बी में देखिए बी तो सी आ गया कॉपर सल्फेट। हरा का होता है स्पेलिंग ग्रीन, GREEN, ग्रीन होता है। ग्रीन देखिए यहाँ पर इसका वैल्यू होता है, जी से जस्ट पहले क्या आता है F, तो FeSO4। और सफ़ेद तो जिंक तो जानते हैं आप लोग, खेती में जो प्रयोग किया जाता है जिंक, वो भी उजला ही कलर का होता है। तो यहाँ से आपको अगर 2 को याद रह जाएगा तो तीसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तीसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ब्लू बी है तो यहाँ पर हो जाएगा सी, ब्लू तो सी। और दोनों में देखिए 7 जल है, इसमें भी 7H2O जल है, इसमें भी 7H2O जल है, इसमें 5H2O जल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, पोटेशियम को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है। पोटेशियम को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है। देखिए प्रथम वर्ग का सूत्र क्या होता है, हेलिना का रब से फरियाद, हेलिना का रब से होगा रुबिडियम, रब से सीजियम, फरियाद फ्रांसियम। तो देखिए ये प्रथम ग्रुप का ट्रिक याद रखने का तरीका है, हेलिना का रब से फरियाद। हेलिना का रब से फरियाद है तो इसमें देखिए कि पोटेशियम किस में है, इसी में आता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो देखिए पोटेशियम हो गया ग्रुप, प्रथम ग्रुप में आएगा। और आवर्त देखिएगा तो आवर्त इसका हो जाएगा चौथा, आवर्त 4 हो जाएगा। ग्रुप 1 और आवर्त 4 में प्रथम आवर्त में हाइड्रोजन, दूसरा में लिथियम, तीसरा में सोडियम, चौथा में पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिघटना की व्याख्या निम्नलिखित में से किसने की। इसका सही आंसर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन। इसी खोज के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और क्वेश्चन नंबर 39, जब लघुपथ यानी शॉर्ट सर्किट की दशा घटित होती है तो परिपथ में धारा क्या हो जाता है। परिपथ में धारा क्या हो जाएगा, तो परिपथ में धारा इसका पर्याप्त रूप से बढ़ती है, पर्याप्त रूप से बढ़ती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर, पर्याप्त रूप से बढ़ती है। किस प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वो अपने प्राकृतिक आवास में देखी नहीं गई हो। किस प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वो अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई हो। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 50 वर्ष तक अगर कोई प्रजाति नहीं देखा जाता है प्राकृतिक आवास में तो उसे विलुप्त माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 में है, वैज्ञानिक की एक टीम ने पहली बार मेगाराप्टर सहित डायनासोर की 4 प्रजाति के अवशेष कहाँ खोजे। 4 प्रजाति के डायनासोर के 4 प्रजाति का अवशेष कहाँ खोजे। इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी चिली। दक्षिणी चिली ऑप्शन नंबर ए, दक्षिणी चिली। क्वेश्चन नंबर 42 है, सीमा सड़क संगठन की विदेशी परियोजना तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन है। पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैप्टन सुरभि जखमोला। कैप्टन सुरभि जखमोला।
क्वेश्चन नंबर 43 में जल्लीकट्टू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? जल्लीकट्टू त्योहार आपको मनाया जाता है तमिलनाडु में। विश्व शौचालय दिवस 2022 कब मनाया गया? विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर को। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 18 नवंबर को हो जाता है विश्व वयस्क और मताधिक विश्व वयस्क दिवस। क्वेश्चन नंबर 45 में देखिए, इसको मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 45 में, क्वेश्चन नंबर 45, पलामू किसके लिए प्रसिद्ध है? ये पलामू हो जाएगा आपको बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। और क्वेश्चन नंबर बी में है हजारीबाग किसके लिए प्रसिद्ध है? हजारीबाग अब्रक के लिए प्रसिद्ध है। खेतरी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। और क्योंझर ये मैंगनीज हो जाएगा। इस तरह से 4 3 1 2 इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार का नहीं है? द्रविड़ भाषा परिवार का नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोंकणी। पहली डाक टिकट यहाँ जारी की थी। पहली डाक टिकट कहाँ जारी किया था? कराची में। प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह निम्नलिखित में देशों में से किससे संबंधित थे? किससे संबंधित थे? ये हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए फिजी। शब्द DRDO का आश्रय क्या है? DRDO का क्या हो जाएगा? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त नौसैनिक अभ्यास वरुण 2023 भारत और किस देश के बीच हुआ? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्रांस। ये तो 50 MCQ एक्स्ट्रा इफेक्ट के साथ हो गया। और कुछ प्रश्न है जो हम अपने हाथ से लिख के लाएं, इसका आप लोग जवाब दीजिए, जो कि यूरोपीय कंपनी से संबंधित होंगे। देखिए, आपको ये यूरोपीय कंपनी से संबंधित प्रश्न है। यूरोपीय कंपनी से संबंधित प्रश्न है। कंपनी है, स्थापना वर्ष है, प्रथम कोटि किस वर्ष स्थापित हुआ वो है, और द्वितीय कोटि का वर्ष है। देखिए, सबसे पहले आया था भारत में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। कब आया? 1400। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ? आया तो बाद में, स्थापना हुआ 1498 ईस्वी में। इन्होंने अपना प्रथम कोठी कहाँ खोला था? कोच्चिन में खोला। कब खोला? तो 1503 ईस्वी में खोला। और द्वितीय कोठी, पुर्तगाली की द्वितीय कोठी कुरनूल में खोला गया और 1505 ईस्वी में खोला गया था। इसी तरह से देख लीजिए, दूसरा नंबर में है डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई है। 1602 ईस्वी में हुआ है। तो इस डच ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ पर स्थापित किया? तो मुस्लिम पट्टनम में। कब किया? तो 1605 ईस्वी में किया। दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट में स्थापित किया। इसका वर्ष नहीं मिला किताब में, इसीलिए नहीं लिखे। तीसरा नंबर है अंग्रेजी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ। इन्होंने भारत में अपना प्रथम व्यापारिक कोठी मुस्लिम पट्टनम 1611 ईस्वी में खोला और दूसरा व्यापारिक कोठी सूरत में 1613 ईस्वी में खोला। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1608 ईस्वी में सूरत में अपना प्रथम व्यापारिक कोठी खोलने का प्रयास किया था, लेकिन उसे जहांगीर ने मान्यता नहीं दिया। इसी तरह से इसका प्रथम अंग्रेजी अगर पूछेगा ब्रिटिश इंडिया कंपनी की प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ खोली, तो यह जाएगा मुस्लिम पट्टनम में। कब खोला? तो 1611 ईस्वी में। सूरत में 1608 ईस्वी में सूरत में खोलने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ पर उसे मान्यता नहीं दिया गया। उसके बाद है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1616 ईस्वी में हुआ और इन्होंने प्रथम व्यापारिक कोठी ट्रावनकोर में खोला। और कब खोला? तो 1620 ईस्वी में। और दूसरा व्यापारिक कोठी पश्चिम बंगाल के सरामपुर में खोला। कब? 1676 ईस्वी में। और पांचवा हो जाएगा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुआ। तो इन्होंने प्रथम व्यापारिक कोठी सूरत में 1668 ईस्वी में और दूसरा व्यापारिक कोठी मुस्लिम पट्टनम में 1669 ईस्वी में खोला। और छठा व्यापारी यूरोपीय कंपनी का स्वीडिश, इसका स्थापना 1731 ईस्वी में हुआ।
इससे संबंधित कोई प्रश्न ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। देखिए, बेदरा का युद्ध हुआ था। बेदरा का युद्ध हुआ था ब्रिटिश इंडिया कंपनी और डच के बीच 1759 ईस्वी में हुआ था। इसमें अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीत हासिल मिली और डच को हार का सामना करना पड़ा। यही युद्ध, बेदरा के युद्ध से ही डच का पतन भारत में होना शुरू हो गया। यानी कि बेदरा के युद्ध डच कंपनी के कमर को पूरी तरह से तोड़ दिया गया, जिससे डच के सारे व्यापारिक कोठी जहाँ जहाँ थे वहाँ पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना धीरे धीरे अपना संरक्षण में लेने लगा। देखिए, बोडीबास का युद्ध 1760 ईस्वी में फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच हुआ था। बोडीबास का युद्ध 1760 ईस्वी में, इसमें अंग्रेज जीता। अंग्रेज को इससे इस जीत में विजय प्राप्त हुई। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 49 से 53 के बीच में हुआ और तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 के बीच में हुआ था। तो देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध, ये तीनों युद्ध फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई एलासापल के संधि के तहत, दूसरे कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई पुडुचेरी के संधि के तहत और तीसरा कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पेरिस के संधि के तहत हुई। पेरिस की संधि के तहत देखिए, ये तो कंपनी का स्थापना का क्रम हो गया। तो वहीं यूरोपीय यात्री का आगमन का क्रम, जो यूरोपीय यात्री में भारत आए उसका क्रम देखिए। पहले है पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी, उसके बाद स्वीडिश। वो कंपनी का क्रम था। तो उस कंपनी के क्रम में दूसरा स्थान पर था अंग्रेज, जिसका स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ। डच का स्थापना 1602 ईस्वी में हुआ। लेकिन यात्री के क्रम में दूसरा स्थान पाया जाता है डच और तीसरा स्थान पर अंग्रेज। देखिए, नोट में है, पुर्तगाली ने दक्षिण पूर्वी तट पर एकमात्र बस्ती था। पुर्तगाली का दक्षिण पूर्वी तट पर एकमात्र बस्ती था जिसका नाम सन थोमे था। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि पुर्तगाली का दक्षिणी पूर्वी तट पर एकमात्र बस्ती कौन था। तो ऑप्शन में 3-4 दिया रहा था, तो उसमें एक सन थोमे भी होगा। इसका सही आंसर सन थोमे होता। सन जल नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू किया? तो फ्रांसीसी द अल्मोडा ने लागू किया और समाप्त किया अल्बुकर्क ने। यह प्रश्न आपको प्रथम नंबर प्रश्न में ही बताया गया था। नीनो डी कोनो ये भी पुर्तगाली वायसराय ही था। इसका कार्यकाल 1529 से 38 है। वहाँ पर शायद हम बता दिए थे आपको 29 से 35, गलत हो गया, यहाँ 29 से 38 होगा। और इन्होंने 1530 ईस्वी में गोवा को अपनी राजधानी बनाया। अंतिम पुर्तगाली वायसराय एंटोनियो सिल्वा हुआ। अंतिम पुर्तगाली वायसराय एंटोनियो सिल्वा हुआ। अब प्रथम पुर्तगाली यात्री कौन था? तो वास्को डी गामा प्रथम पुर्तगाली यात्री। इन्होंने भारत की यात्रा 3 बार किया, 1498 में, 1502 में और 1524 में। दूसरा पुर्तगाली यात्रा होगा अल्वारेज कैब्राल। इन्होंने भारत कब आया? 1500 ईस्वी में। डच यात्री, प्रथम डच यात्री कौन था? कार्नेलियन हाउटमैन प्रथम डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन था। अब देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम गवर्नर, हो जाएगा आपको टॉमस स्मिथ हो जाएगा। टॉमस स्मिथ। जल स्थल मार्ग से व्यापार करने का एकाधिकार दिया गया था। स्थल मार्ग से व्यापार करने का एक अधिकार किस कंपनी को दिया गया था? स्थल मार्ग से व्यापार करने का अधिकार लिबेंट कंपनी को दिया गया था। स्थल मार्ग से किसको दिया गया था? लिबेंट कंपनी को। ये भी ब्रिटिश कंपनी ही है, लिबेंट कंपनी को। और जल मार्ग से व्यापार करने का अधिकार दिया गया था ब्रिटिश
ईस्ट इंडिया कंपनी को जल मार्ग से, समुद्र मार्ग से। भारत आने वाले प्रथम अंग्रेज आपको हो जाएगा रॉल्फ फिंच। रॉल्फ फिंच जो है ये आए थे आप थे जल मार्ग से। भारत आने वाले प्रथम अंग्रेजी हो जाएंगे रॉल्फ फिंच, जो 1585 ईस्वी में समुद्र मार्ग से आए थे। 1585 ईस्वी में भारत आने वाले प्रथम अंग्रेज रॉल्फ फिंच। रॉल्फ फिंच इस समुद्र मार्ग से आए थे, समुद्र मार्ग से। अकबर के ही काल में आए थे समुद्र मार्ग से। अकबर के काल में ही 1585 ईस्वी में आए थे। स्थल मार्ग से भारत आने वाले प्रथम अंग्रेज हो जाएंगे मिल्डेन हॉल। मिल्डेन हॉल, मिल्डेन हॉल। ये कब आए तो 1599 ईस्वी में आए थे, 1599 ईस्वी में। और भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज, भारत आने वाले प्रथम अंग्रेजी जहाज का नाम हो जाएगा रेड ड्रैगन। भारत आने वाले प्रथम अंग्रेजी जहाज का नाम हो जाएगा रेड ड्रैगन। और मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला प्रथम अंग्रेज ये जो है कैप्टन हॉकिंस। मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला प्रथम अंग्रेज हो जाएगा कैप्टन हॉकिंस। हॉकिंस। इस तरह से 50 MCQ के साथ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट और उसके बाद कुछ वन लाइनर क्वेश्चन भी कराया गया। इस सब का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप वहां पर इसको बना लीजिएगा, उसके बाद आप वीडियो में मिला लीजिएगा आप कितना स्कोर कर पाते हैं। तो उसके बाद आप कमेंट करके बताइएगा। तो जय हिंद। तो फिर नेक्स्ट डे आएगा DD टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 3, ये टेस्ट नंबर 2 है। धन्यवाद। वीडियो ये बनबै छै रुकन ब्रह्मांड सुंदरी आ विश्व सुंदरी में अंतर की छै? पृथ्वी पर सुंदर विश्व यूनिवर्स है, मिस वर्ल्ड अंतर छै ने। रुकू कहीं देर के बाद पूछे छी, रुकू ने अपना खत्म कर दियो। रिकॉर्डेड है तब रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमने करा रखा नहीं था, हमरा में स्क्रीनशॉट भर दिया था। की हो पढ़ते छठा मानुषिक शिल्लक मानुषिक शिल्लक कम 17 आगे बढ़े 2000 18 नंबर के